हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है दूसरे एग्जाम्स में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शहर कौन सा है? ऑप्शन सी लोथल इसके लिए राइट आंसर होगा। इसमें पोर्ट टाउन पूछा गया है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय था। तो लोथल जो था पोर्ट टाउन था, यानी आपका पतन शहर था। तो फर्स्ट के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम, शायद एसआई का है, ये सब इंस्पेक्टर का, माफ़ कीजिए, ये हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और साथ साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है नियोलिथिक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। द टर्म नियोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए सेकंड के लिए राइट ऑप्शन है। तो जो ग्रीक वर्ड है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति। इसमें नियो का मतलब न्यू है, जबकि लिथोस या लिथिक का मतलब यहाँ पे स्टोन है, यानी न्यू स्टोन एज, न्यूलिथिक का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में पूछा गया है वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। आपकी कृषि जो था उसकी महत्वपूर्ण एक भूमिका रही थी, या आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो एक आपको और टर्म देखने को मिलेगी। तो जो इकॉनमी थी वैदिक पीरियड की, वो मोस्टली डिपेंडेंट थी एग्रो पेस्टोरल पर। तो एग्रो आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि से रिलेटेड, और पेस्टोरल का मतलब यहाँ पर जो गांव में जो कृषि होती है उससे रिलेटेड। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। बाद के समय में ये कुछ पशुपालन पर भी डिपेंडेंट रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पूछी गई है तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो है वत्स, इसके लिए राइट आंसर है। तो राजतंत्रीय प्रारूप था वत्स के समय। यहाँ पूछा गया अगला क्वेश्चन, वज्रयान बौद्ध शाखा में बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, या बुद्ध की पत्नी कहलाती थी? तो ऑप्शन सी जो है आंसर की के हिसाब से राइट आंसर है तारा। वैसे आपने बुद्ध के बारे में पढ़ा है तो वहाँ पर यशोधरा जो था बुद्ध की पत्नी का नाम था, और बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। जब यशोधरा के साथ सिद्धार्थ की शादी हुई थी तो दोनों ही 16 वर्ष के थे। लेकिन यहाँ पर वज्रयान बौद्ध शाखा की बात की गई है। तो ये जो वज्रयान बौद्ध शाखा है, इसके संस्थापक बुद्ध घोष ब्राह्मण को माना जाता है। और वज्रयान में तंत्र का जो है, ये जो शाखा है वज्रयान, इसमें तंत्र का बहुत प्रभाव रहता है। और इसका जो प्रभाव है वज्रयान का, ये भूटान, तिब्बत और मंगोलिया के क्षेत्रों में है। तो वैसे तो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, लेकिन जो वज्रयान बौद्ध शाखा है और जो आंसर की के हिसाब से है तो तारा इसके लिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, किस समुदाय से जैन धर्म ने उसके सर्वाधिक अनुयायी प्राप्त किए? तो कहा जाता है, माना जाता है कि जो व्यापारी समुदाय है वहाँ से सबसे अधिक लोग जो है उन्होंने जैन धर्म अपनाया। और ये भी पूछा जाता है कि जो व्यापारी हैं उन्होंने क्यों सबसे ज़्यादा जैन धर्म अपनाया, या क्यों वो जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुए? तो वो इसलिए भी हुए क्योंकि शांति और जो अहिंसा है वो जैन धर्म में आने के लिए व्यापारियों को इसलिए अट्रैक्ट किया, इसलिए आए क्योंकि जो आपके लेन देन होता है, ट्रेड होता है और बिजनेस होता है, उसमें शांति और अहिंसा के साथ ये चलता है। तो इसलिए जो था व्यापारी समुदाय जो था वो सबसे ज़्यादा जैन धर्म की तरफ आकर्षित हुआ। तो 6 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। अशोक के महारानी राजज्ञा, या जिसको फरमान भी कहते हैं, यह भी कहलाते थे। तो ऑप्शन सी लघु स्तंभालेख 3 जो है, तो इसको कहा जाता था महारानी राजज्ञा या फरमान। तो इसके बारे में देखें, जो लघु स्तंभ लेख हैं जिनका यहाँ पर जो है पूछा गया है क्वेश्चन में, तो अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है, जो कि अलग अलग स्थानों पर हैं। और इस तरह के लगभग 15 जो थे लघु स्तंभ लेख हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और ग्रीस के मध्य लाल सागर मार्ग किस साम्राज्य द्वारा खोला गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ग्रीस के मध्य माफ कीजिए, लाल सागर मार्ग जो था किस साम्राज्य के दौरान खोला गया था या किस साम्राज्य के द्वारा खोला गया था? ऑप्शन सी जो है रोमन्स, इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट और रोमन एम्पायर के बीच जो है स्पाइस यानी मसालों का ट्रेड होता था। तो जो रेड सी के बीच इंडिया और ग्रीस का जो रूट है वो रोमन्स द्वारा खोला गया था, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे। तो गुप्त साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होते थे इनमें से? ऑप्शन ए जो है कुमारामात्य जो है ये राइट आंसर है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो है गुप्त साम्राज्य का वो कुमारामात्य को माना जाता है। और आप जानते भी होंगे गुप्त साम्राज्य के सबसे जो महान शासक हैं जिनका नाम लिया जाता है वो समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त का शासनकाल जो था राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष काल जो है माना जाता है, पूरे ही गुप्त साम्राज्य का। और इससे पहले हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रत्येक नगर को गांव में बांटा गया होता था और प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता था और इसके साथ ही एक समिति भी होती थी ग्रामीण लेवल पे, जिसे ग्राम सभा कहते थे, जैसे आजकल प्रारूप है। तो ये सब गुप्त काल में भी होता था। और ये जो कुमारमात्य है ये मंत्री भी इसको बोलते थे, कुमारमात्य मंत्री। समुद्रगुप्त के साथ साथ ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भी महानतम शासकों की श्रेणी में रखा जाता है गुप्त वंश के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन ए माफ कीजिए, ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है 10th का, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा पर्सनली गलत लग रहा है ये, क्योंकि राष्ट्रकूट जब थे तब मुसलमानों का अस्तित्व ही नहीं था। तो मेरे हिसाब से पाल वंश या सेन वंश के बीच होना चाहिए। अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर डाल के। और कई बार जो होता है आंसर की के में भी क्वेश्चन जो हैं गलत होते हैं, तो आई थिंक ये तभी टिक हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है, सम्राट बनने से पूर्व बलबन किसके अधीनस्थ था? सम्राट बनने से पूर्व बलबन किसके अधीनस्थ था? तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। आपको पता है बलबन 1266 से लेके 1287 तक जो था ये शासक रहा है। 1265 में नसीरुद्दीन महमूद जो था वो रोगग्रस्त हो गया, बीमार हो गया और 1266 में उसकी मृत्यु हो गई। और जब नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई तो जो ये इल्तुतमिश वंश से संबंधित थे और इनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो उसके बाद जो है बलबन को सबके समर्थन से घोषित किया गया शासक। तो तब 1266 में जो था नसीरुद्दीन महमूद की जगह जो है बलबन शासक बना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने दिल्ली में शासकों के विरुद्ध लड़ाई के लिए मराठाओं को प्रेरित किया? तो मराठा जो प्रेरित हुए थे दिल्ली के शासकों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए, तो वो राष्ट्रीयता के लिए, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। राष्ट्रीयता के कारण मराठा जो प्रेरित हुए, जो दिल्ली में शासक थे उनके विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, और उन्होंने की भी। नेक्स्ट है, चित्रकला की नई तकनीक जो स्याही कलम नाम से जानी जाती थी, ये किसके शासन के दौरान जो था प्रचलित हुई? तो स्याही कलम जो थी, ये चित्रकला की तकनीक जो थी वो शाहजहां के समय जो था प्रचलन में आई। तो 13 का भी राइट ऑप्शन होगा। भारत में महमूद गजनी ने कितने आक्रमण किए? ये क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है और आप इसका आंसर जानते भी होंगे। महमूद गजनी ने जो था भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया और महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण जो था 1000 ईस्वी में किया था और अंतिम जो 17वां इसका आक्रमण था वो 1027 ईस्वी में था। तो लगभग 27 सालों में 17 बार आक्रमण कर चुका था महमूद गजनवी और इसने खूब लूटपाट की। और लूटपाट के साथ साथ भी जो था जितने भी मूर्तियाँ थी, मंदिर थे, वो भी इसने तोड़े और लूटे।
तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि 1000 से लेकर 1027 तक, और कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि 1001 से लेकर 1027 तक इसने जो थे ये सारे आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रैयतवाड़ी प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो वैसे तो इंट्रोड्यूस जो हो गई थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो 1792 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई थी। और इसके बाद अगर बात करें कि ये पूर्ण रूप से कब ये आरंभ हुई, तो 1920 में ये संपूर्ण रूप से मद्रास में लागू कर दी गई थी रैयतवाड़ी प्रथा या व्यवस्था। थॉमस मुनरो जो थे वो 1819 से लेके 1826 तक मद्रास के गवर्नर थे, और इन्होंने ही 1820 में जो था रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया था। तो मद्रास में पूर्व में जो इसका सबसे पहले लागू हुई थी वो 1792 में हुई थी, और ये बारामहल जिले में हुई थी, और 1820 से ये पूरे मद्रास में हो गई। तो याद रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे 1792 ऑप्शन में है नहीं, तो 1820 राइट ऑप्शन होगा 15 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी सुधारवादी आंदोलनों में किस पर जोर दिया गया था? तो ऑप्शन सी जो है, जिसमें ए और बी दोनों हैं, राइट ऑप्शन होगा। तो जितने भी सुधारवादी आंदोलन थे उसमें एक तो आपके धार्मिक सुधार पर और इसके साथ साथ सामाजिक सुधार पर बल दिया गया था। तो 16 का सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रिटिशों द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन डी जो है 1856। तो 1856 में जो था अवध का विलय जो था ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया था, और इसलिए करना पड़ा था क्योंकि जो अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए थे कुछ सुधार, उनको अवध के जो शासक थे, नवाब थे, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। तो इसलिए फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अवध साम्राज्य का विलय ही कर दिया ब्रिटिश साम्राज्य में। और ये कब किया गया था याद रखेंगे आप, 11 फरवरी 1856 को। यहाँ पर ईयर दिया गया है, डेट भी याद रखेंगे, 11 फरवरी 1856 को जो था ये विलय किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किनका वर्चस्व था? 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसका वर्चस्व रहा? तो 1885 से लेके 1905 तक जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए भारत में, उसमें नरमपंथियों का या उदारवादी युग भी कहा जाता है 1885 से 1905 तक। इसमें नरमपंथी विचारधारा जो थी और इसके नेता जो थे वो मुख्य भूमिका में रहे थे और इनका ही वर्चस्व रहा था। लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। इसके बाद जो था नरमपंथियों का जो वर्चस्व है वो कुछ कम हो गया और गरमपंथी जो थे वो हावी हो गए। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस दिनांक को प्रारंभ की थी? तो याद रखेंगे आप कि दांडी यात्रा, या जिसको हम नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं, तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये सविनय अवज्ञा का कार्य किया गया था। तो 24 दिन की ये यात्रा थी और ये यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, जबकि 5 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुई थी, समाप्त हुई थी। तो 24 दिनों तक ये यात्रा चली थी और गांधी जी उस समय 61 वर्ष के थे और 24 दिनों में उन्होंने यात्रा समाप्त की थी। डेट भी याद रखेंगे आप, 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930। ऑप्शन में ये सारे ही नहीं दिए गए हैं, तो आंसर की में ये क्वेश्चन भी गलत था। तो जो मैंने बताया वो आप याद रखेंगे डेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेवेल योजना किस वर्ष दी गई? तो और किस वर्ष इंट्रोड्यूस हुई, ये भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी जो है 1945 के लिए राइट आंसर है। तो वेवेल योजना जो थी वो 14 जून 1945 को प्रस्तुत की गई थी। तो जो 1945 में भारत के उस समय के वाइसरॉय थे वेवेल, तो ये वेवेल जो थे भारत में जो भी गतिरोध चल रहा था उसको दूर करने के लिए मार्च माह में 1945 में ये इंग्लैंड गए और वहाँ पर इन्होंने प्रधानमंत्री उस समय के जो इंग्लैंड के थे चर्चिल, और उनसे जो डिस्कशन किया और वापस आए ये 14 जून 1945 को
तो 14 जून 1945 आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरेन, हिमोड और टिल उदाहरण हैं, तो ये दिए गए हैं, ये किस चीज़ के उदाहरण हैं? हिमानी अवसादी चट्टानों के। याद रखेंगे आप, 21 का सी जो है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है भूकंप प्राय नहीं आते हैं, तो इसमें से कौन सी जगह पर प्राय जो है यानी आपको भूकंप देखने को सबसे कम मिलते हैं? तो याद रखेंगे आप, ब्राज़ील इसके लिए राइट आंसर है, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो किसी भी टेक्टोनिक प्लेट जो होती है जिनके खिसकने से भूकंप आते हैं उसके किनारे पर स्थित नहीं है। और क्योंकि ये देश जो है ब्राज़ील जो है वास्तव में दक्षिण अमेरिका प्लेट के शीर्ष पर बैठा है, और जो प्लेट के किनारे पर जो देश हैं या जो स्थान होते हैं उन पर सबसे अधिक भूकंप देखने को मिलते हैं। लेकिन ब्राज़ील का जो एरिया है, जो ब्राज़ील जो मानचित्र पर है, वहाँ पर ये किसी भी ऐसे टेक्टोनिक प्लेट के किनारे पर स्थित नहीं है, इसलिए ब्राज़ील में सबसे कम भूकंप आते हैं। और बात करें सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं विश्व में, तो आप जानते भी होंगे जापान में जो है सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। जेट वायुयानों के चालक प्रायः क्षोभ मंडल से बचते हैं और इसके ऊपर उड़ान भरते हैं, जिसका कारण है, तो जो जेट हैं वो उसके जो पायलट हैं वो क्षोभ मंडल से बचते हैं और क्षोभ मंडल के ऊपर जो है उड़ान भरते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? तो उभरे हवाई गर्त की वजह से। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बम्प्टी एयर पॉकेट्स की वजह से ऐसा करते हैं। डोल्ट्रम इज अ जोन ऑफ, तो विपुष प्रशांत मंडल किसका क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेंस जोन है। तो डोल्ट्रम कैसी जोन है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ऑप्शन ए 24 के लिए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में है ये आपके डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक, जिनको हम रिजिस भी बोलते हैं। याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैकलैंड महासागरीय धारा किसके दक्षिण पूर्वी तट के साथ बहती है? फैकलैंड ओशियन करंट फ्लोज along द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो ऑप्शन डी 26 के लिए राइट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन थोड़े टफ पूछे गए हैं, आप देख भी रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी मृदा लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी मृदा लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रेरी मृदा। याद रखेंगे ऑप्शन बी 27 के लिए राइट आंसर है। जो प्रेरी मृदा होती है वहाँ पर लंबी लंबी घास उगती है, तो 27 का बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 28, बिहार से पंजाब में लोगों का प्रव्रजन परिणाम है। तो माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बिहार टू पंजाब इज़ द रिजल्ट ऑफ, तो किस चीज़ के कारण ये हो रहा है? तो गरीबी, पुअर्टी इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ये आंसर की में ये टिक किया गया है। इसके अलावा गरीबी के अलावा और भी कई ऐसे चीज़ें हैं, जैसे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल बैरियर है, पुअर गवर्नेंस है, तो ये भी कुछ कारण है। गरीबी तो है ही, और ऑप्शन बी को भी आप मान ही सकते हैं कि ओवर पॉपुलेशन भी है, लेकिन आंसर की में ऑप्शन ए जो है 28 के लिए राइट टिक किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। मासाई मुख्यतः पाले जाते हैं, तो ऑप्शन ए जो है मवेशी। मवेशी में तो आपके सारे आते हैं, इसमें कैटल्स जो हैं तो ये मुख्यतः पालते हैं कैटल्स आपके मसाईज। तो 29 के लिए ए जो है राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और साथ साथ ही चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।